हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चों? इतिहास में हम सभी पढ़ रहे थे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्या पढ़ रहे थे? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बच्चों, इस अध्याय में हम सभी ने अभी तक भूमंडलीकरण के बारे में जाना और यह समझा कि जो ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आरंभ हुई, और सिल्क रूट के बारे में जाना। बच्चों, अब हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक को समझेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि जब एक देश से दूसरे देश पर लोग गए, चाहे वो तीर्थयात्री के रूप में हो, खोजकर्ता के रूप में हो, व्यापारी के रूप में हो, तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। तो उसी में से है भोजन की यात्रा, कि भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे पहुंचा। बच्चों, जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे लिए जीवनोपयोगी हैं, और जीवनोपयोगी हमारे खाद्य पदार्थ दूर स्थित देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, जब भी व्यापारी और यात्री किसी नए देश में जाते थे तो वे जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज ले आते थे। क्या होता था कि जब भी व्यापारी और यात्री किसी नए देश में जाते थे तो वे जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज ले आते थे। बच्चों, संभव है कि विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली शीघ्रता से तैयार होने वाली, शीघ्रता मतलब जो खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली शीघ्रता से तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी सम्मिलित स्रोत रहे हों, जैसे स्पेघेटी और नूडल्स। बच्चों, आप लोगों को पता ही है, नूडल्स सबको पसंद भी रहता है, तो इनको उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। ऐसी धारणा है कि नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पेघेटी का जन्म हुआ। ये भी संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। यानी पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। इस तरह की खाद्य सामग्री भारत और जापान में भी पाई जाती है। अतः संभव है कि हम कभी यह नहीं जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा, लेकिन इन अनुमानों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के मध्य सांस्कृतिक लेन देन चलता रहा होगा। बच्चों, जैसे शकरकंद, टमाटर, मिर्च, मक्का, सोया, मूंगफली, आलू और ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जो लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, यानी हम इससे परिचित नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ हमारे पास तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस त्रुटिबस उन अज्ञात महाद्वीप में पहुँच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। बच्चों, यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह सभी से है। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस त्रुटिबस उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंचा जिन्हें बाद में हम अमेरिका के नाम से जाने लगे, तो यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह सभी से है। बच्चों, दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में आमूल रूप से बदल गई, यानी आमूल परिवर्तन हो गया। यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत आयु बढ़ने लगी। बच्चों, आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस तरह निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो बच्चों, ये थी भोजन की यात्रा, यानी किस तरीके से
भोजन भी एक देश से दूसरे देश को गए, और जब लोगों को नए भोजन के बारे में पता चला तो वे उस तरीके से उस पर निर्भर हो गए, जैसे कि आलू के उदाहरण में हमने आपको पढ़ाया है। बच्चों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी चीज़ों का ही आदान प्रदान हुआ था, बीमारियों और कीटाणुओं का भी आदान प्रदान हुआ था। जैसे बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विजय, बीमारी और व्यापार। बच्चों, यूरोपीय जहाजियों ने 16वीं शताब्दी में एशिया तक का समुद्री मार्ग ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे। तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पूर्व अनेक शताब्दियों से हिंद महासागर के मार्ग से व्यापार फलता फूलता रहा। बच्चों, कई तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। किसका महत्व था? भारत का। बच्चों, यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। बच्चों, अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। यानी जब तक अमेरिका की खोज नहीं की गई थी तब तक लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा के जीवन का रूप बदलने लगे। बच्चों, आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, जैसे खास तौर से चांदी, ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उस व्यापार को गति प्रदान की। बच्चों, 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे, यानी उसके बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोरडो को सोने का शहर मानने लगे। किंवदंतियों मतलब बच्चों, जो बातें व्यक्ति के कहने सुनने से समझ में आती हैं। तो क्या हुआ, वहाँ के लोग एल डोरडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए। बच्चों, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका। बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि 16वीं सदी के मध्य, यानी 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं के विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। और क्या हुआ, उन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर शासन करता है तो वो उसका क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। तो उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने? अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। बच्चों, यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। यानी ऐसा नहीं है कि जो यूरोपियन सेनाएं थी वह केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यानी अगर देखा जाए तो जो स्पेनिश विजेताओं थे तो उनके अगर बात करें तो सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यानी सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे। बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या थे? चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। कहाँ? अमेरिका। और लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाले इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। यानी बच्चों, जब तक हम किसी बीमारी के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में नहीं बनती है। जैसे बच्चों, आप करंट में ही देख लीजिए कोरोना वायरस।
उसी प्रकार से अमेरिका, जो कि बहुत सालों से दुनिया से पृथक था, तो उन अमेरिका के लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी और फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई, क्योंकि अमेरिका के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी और जिसके कारण जो यह चेचक नामक बीमारी है वह बहुत मारक साबित हुई, यानी बहुत भयावह साबित हुई। बच्चों, जब एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। यानी क्या हुआ कि जो ये चेचक की बीमारी थी यह स्पेनी सैनिकों और अफसरों के साथ कहाँ पहुँची? अमेरिका पहुँची, और जिससे वह बीमारी अमेरिका के लोगों में भी फैल गई और जो कि बहुत भयावह निकली। जहाँ ये सैनिक नहीं पहुँच सके वहाँ पर भी इस बीमारी ने धावा बोल दिया और इसने पूरे के पूरे समुदायों को समाप्त कर डाला, यानी ख़त्म कर दिया। और इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। यानी हथियार के रूप में किससे इस्तेमाल किया गया? चेचक के कीटाणु को। बच्चों, बंदूकों को तो खरीद या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर कोई हथियार से हम पर वार कर रहा हो तो हम उसको छीन कर उस पर वार कर सकते हैं, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उसके बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। यानी स्पेनिश और पुर्तगाली सैनिक और अफसरों के शरीर में चेचक की रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। धार्मिक टकराव आम थे। यानी बच्चों, 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में भीषण भीड़ थी और बीमारियां बहुत अधिक थीं। और बच्चों, धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे और 18वीं सदी तक अमेरिका से अफ्रीका के पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। बच्चों, 18वीं शताब्दी का अत्यधिक समय बीत जाने के पश्चात भी चीन और भारत को विश्व के सर्वाधिक संपन्न देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी चीन और भारत का वर्चस्व था, किंतु विशेषज्ञों की ऐसी मान्यता है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना आरंभ कर दिया। यानी 15वीं शताब्दी में क्या किया? चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करने शुरू कर दिए। वह विश्व से अलग थलग पड़ने लगा और चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा और अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र